आपको बता दें कि तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से ब्रजेश मिश्रा जुड़ गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। सीधे अपने सहयोगों का रुख करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल से ब्रजेश का। ब्रजेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा और सबसे पहले अपडेट आपसे सुबह सुबह लेना चाहूंगा कि प्रदेश में इस वक्त कोरोना से क्या कुछ स्थिति बरकरार है और किस तरीके से कोरोना के रोकथाम को लेकर कार्य जो है किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो दोनों ही शहरों में अभिषेक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार मामले कोरोना के बढ़े हैं। हालांकि पूरे प्रदेश की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में कोरोना से सुरक्षित स्थिति में मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर भोपाल और इंदौर की हम बात करते हैं तो यहाँ पिछले 6 दिनों में लगातार मामले बढ़े हैं। भोपाल में आज हम बात करें तो 24 घंटों में 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कल इंदौर में भी 5 पॉजिटिव मिले थे। यानी कि भोपाल और इंदौर में जो आंकड़ा 0 रहता था एक हफ्ते पहले, वो अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले 2 मरीज सामने आए, फिर 3 मरीज सामने आए और अब भोपाल में 24 घंटे में 7 मरीज सामने आए। यानी कहीं ना कहीं दोनों शहरों में चिंता की बात है। और चिंता की बात अभिषेक इसलिए भी है कि त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। आज ही मुहर्रम है। मुहर्रम के मातमी जुलूस पर बैन हालांकि कलेक्टर ने लगा दिया है, किसी तरीके का कोई जुलूस अब नहीं निकलेगा भोपाल में। इसके बाद रक्षाबंधन आने वाला है और भी त्योहार आने वाले हैं। इनको लेकर काफी एहतियात बरता जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से संक्रमण की स्थिति न आ जाए त्योहारों की सीजन की वजह से। और इसलिए तमाम त्योहारों को या तो बैन किया गया है सार्वजनिक जमावड़ों को, या फिर जैसे गणेश उत्सव है तो सशर्त छूट उसमें दी गई है। और प्रशासन ने यह भी अलर्ट किया है कि निचले स्तर पर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभिषेक, कल ही एक दिन पहले जो चाइनीज शिक्षक भोपाल में जमा हुए थे और बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था, उन पर 27 लोगों को चयनित करके उन पर इस धारा के अनुसार भी मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर अब सतर्क प्रशासन नजर आ रहा है और मामले जो लगातार बढ़े हैं उसको लेकर भी प्रशासन की नजर है। और प्रशासन का कहना है अगर मामले लगातार इस तरह भोपाल इंदौर में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस किए जाएंगे और भी पाबंदी त्योहारी सीजन में बाजारों पर लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल। ब्रजेश, अभी आप चर्चा करेंगे जिस तरीके से सीएम का दौरा है उसको लेकर और उपचुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित का, जो कि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे भी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले कोरोना को लेकर लेना चाहेंगे। किस तरीके से प्रदेश में इस वक्त कोरोना की स्थिति बरकरार है और किस तरीके से रोकथाम का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना एक तरह से विदाई की ओर अग्रसर है और यहाँ पर अब जो केसेस हैं वह 50 से 55 के बीच आ रहे हैं प्रतिदिन प्रदेश भर में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजधानी में अब 1 या 2 केस मिल रहे हैं, वहीं 9 जिलों में इस समय 0 संख्या दर्ज की जा रही है। एक भी प्रकरण पॉजिटिव नहीं है। ये एक राहत की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि 9 जिले पूरी तरह से कोरोना में किसी तरह के प्रकरण वहां पर पॉजिटिव नहीं पाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जांजगीर चांपा और दुर्ग है, यहाँ पर केस जरूर मिल रहे हैं, जिसमें 9 केस अभी 24 घंटे के भीतर में जांजगीर में आए हैं, वहीं 5 केसेस दुर्ग में नजर आ रहे हैं और जसपुर में 5 केसेस नजर आ रहे हैं। इस तरीके से बात करेंगे तो ये 3 जिले ही है जहां पर इस समय कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण मिल रहे हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमित, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले सहयोगी ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, आपके पास आना चाहेंगे और जानकारी सीएम के कार्यक्रम को लेकर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से मानसून ने बड़ा कहर जो है वो प्रदेश में बरपाया और बाढ़ जैसी स्थिति जो है तमाम गांवों में देखने को मिली, तमाम गांव जो है वो जलमग्न हो गए और जिस तरीके से खबर दिखाई कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो है वो हुआ है। तो ऐसे में किस तरीके से सीएम का आज कार्यक्रम होगा और किस तरीके से सीएम पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करेंगे? जी ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे अभिषेक, और वहां पीड़ित लोगों से वो बात करेंगे, प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें ऑनलाइन करेंगे और साथ ही जो राहत राशि है राज्य सरकार की तरफ से 250 करोड़ की, उसका वितरण किसानों को करेंगे। जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड इलाके जो हैं कुछ गाँव, वहाँ ये राहत राशि का पहले चरण का वितरण किया जाएगा। हालांकि पूरे अगर नुकसान का आकलन लगाएं तो 2 दिन पहले ही केंद्रीय अध्ययन दल जो है वो ग्वालियर चंबल सागर संभाग में उन्होंने दौरा किया था। कई टीमें उनकी एक साथ मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में उतरी थी। 2000 करोड़ का आकलन राज्य सरकार ने अपनी ओर से लगाया है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है राहत राशि और आर्थिक राहत के लिए। लेकिन फिलहाल प्रदेश सरकार जो है वो अपनी तरफ से, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा था और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि सरकार जो है वो किसानों की पीड़ितों की मदद नहीं कर रही है, और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो राहत राशि का वितरण ऑनलाइन करेंगे।
अमित, आपका रुख करना चाहेंगे और अमित आपसे यहाँ पर जानकारी लेना चाहेंगे सद्भावना दिवस को लेकर। किस तरीके से सद्भावना दिवस का कार्यक्रम प्रदेश में आज मनाया जाएगा, किस तरीके से अधिकारी शपथ लेंगे, विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। जी अमित। जी, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो जयंती है, उनका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार चूंकि रविवार पड़ने के मुहर्रम की छुट्टी पड़ने के कारण इस बार सद्भावना दिवस की जो शपथ है वो अधिकारियों को आज दिलाई जा रही है, ठीक शाम 4:30 बजे। न केवल मंत्रालय, न केवल शासकीय जितने भी कार्यालय हैं, सभी जगह ये जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेज दी गई है कि सद्भावना दिवस पर शपथ ली जाएगी सद्भावना की, और ठीक शाम 4:30 बजे यह कार्यक्रम सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित किया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री का जो दिवस मनाया जाता है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी अभिषेक। जी अमित, बिल्कुल बिल्कुल। रुख एक बार फिर से सहयोगी ब्रजेश का। ब्रजेश, अब बात उपचुनावों को लेकर करेंगे। जिस तरीके से अगर बात प्रदेश को लेकर करें तो प्रदेश में इस वक्त जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचलें काफी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उपचुनाव जो है बेहद धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां प्रदेश में देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपनी कमर कसी है और विपक्षी दलों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी की है या शुरू की है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तैयारियां जोरों पर हैं उपचुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक, वो अब 2 दिन से लगातार चुनाव जो क्षेत्र हैं उनमें इलाकों में मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। आज भी वो खंडवा में मौजूद रहेंगे, बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। और बीजेपी ने यही प्लानिंग की है कि माइक्रो बूथ मैनेजमेंट किया जाए। जो विधानसभा की 3 सीट और लोकसभा की 1 सीट है खंडवा सीट, उसके अंतर्गत आने वाली जो विधानसभा की 7 सीटें हैं अकेले खंडवा में, वहां पर भी बूथ लेवल तक जो है माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी की तैयारी चल रही है। हालांकि इसके मुकाबले में हम कांग्रेस की बात करते हैं अभिषेक, तो कांग्रेस की कभी जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अभी कांग्रेस में बैठक और मंथन का दौर दिल्ली तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक जारी है। लेकिन जमीन पर अगर हम बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से उतर चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा की बात हो या फिर वीडी शर्मा के कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की बात हो, लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अमित, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मोहन मरकाम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस वार्ता करेंगे, वो किन किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या कुछ मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उठाए जाएंगे? कांग्रेस इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच एक तरह से जुबान। तो एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अमित से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ तकनीकी खामी के कारण हम उनसे अपना संपर्क हो बैठे हैं। ब्रजेश, आपका रुख करना चाहेंगे इस बीच। जिस तरीके से बात हम उपचुनाव को लेकर कर रहे थे कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही हैं, और वहीं अगर ब्रजेश अगर बात करें उन चुनावों को लेकर, उन क्षेत्रों को लेकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन बूथों पर ज्यादा फोकस करेगी जिन क्षेत्रों में उन्हें हार मिली है। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा चुनौती यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी को नजर आती है। लोकसभा की खंडवा सीट, क्योंकि जो बीजेपी के सिटिंग सांसद थे अनंत कुमार सिंह चौहान, वो अब नहीं है, और उनके मुकाबले अरुण यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस के, उनका दावा काफी मजबूत कांग्रेस की तरफ से दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी से अब दावेदारों की तलाश है। बीजेपी अनंत कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान का नाम पैनल में है। अर्चना चिटनिस वहां से टिकट मांग रही हैं, जो बुरहानपुर सीट से विधायक रह चुकी हैं कई बार। इसके अलावा और भी कई नेता फहरिस्त में है, लेकिन मजबूत दावेदार कौन होगा, इस पर बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। फिलहाल बीजेपी कैंडिडेट ढूंढ रही है, कैंडिडेट की तलाश जारी है। दूसरा, हम जोबट की बात करें तो जोबट में पहली बार बीजेपी जीती थी पिछली बार, लेकिन कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ जोबट की सीट है और इसलिए सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी को जोबट में आने वाली है, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ताओं की कांग्रेस के पास लंबी कतार है, पूरी की पूरी फौज कार्यकर्ताओं की है। और हमने देखा है कि एक्टिव मोड में हमेशा वहां के कार्यकर्ता रहते हैं। बीजेपी का माहौल कांग्रेस के मुकाबले अभिषेक कम ही नजर आता है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चुनौती जोबट में है। और यही वजह है कि बीडी शर्मा जोबट पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, वहां जा रहे हैं, एक्टिव मोड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी तरह एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए टारगेट उनको जनता से संपर्क दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सीट चुनौती भरी है। हालांकि कई राष्ट्रीय और राज्य के जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमत है, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें हैं,
बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दे भी इन तमाम सीटों पर उपचुनाव के बड़े मुद्दे बनकर उभरेंगे। तो देखना यही होगा कि बीजेपी अब इन मुद्दों से कैसे पार पा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, देखने वाली बात होगी बीजेपी किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारियों के लिए, और हमारे सहयोगी अमित का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया।